नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य जी ने किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ये हमारा चंद्रगुप्त यानी मौर्य साम्राज्य का टॉपिक फर्स्ट है। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार चंद्रगुप्त जी ने अपने जीवन में संघर्ष कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और उसका विस्तार किस प्रकार से किया। इनको किन किन नामों से जाना जाता था। मेरे प्यारे साथियों, देरी ना करते हुए मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। भाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा था कि गुरु चाणक्य की सहायता से, किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य जी ने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक, जो अंतिम नंद शासक थे घनानंद, उनको हराया था। उनको हराया, किसको? नंद शासक घनानंद जी को तो इन्होंने हराया था। और 25 वर्ष की अवस्था में, कहीं पर 25 वर्ष है तो कहीं पर 23 वर्ष भी है, क्या 23 वर्ष भी है, कहीं पर 25 है कहीं पर 23 वर्ष भी है। इन्होंने मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य वंश की स्थापना की थी। क्या? मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में इनका उल्लेख, भाई ये जो इन्होंने मौर्य वंश रखा था, इसका जो उल्लेख है चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में, कि हाँ भाई ये चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में, हाँ कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही इस वंश की स्थापना की। इसका उल्लेख हमें कहां से मिलता है? सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो रुद्रमदमन के जूनागढ़ अभिलेख में। क्या? रुद्रमदमन के जूनागढ़ अभिलेख में इसका हमें उल्लेख मिलता है। कुछ विदेशी जो विद्वान थे उस समय, जो विदेशी विद्वान से, उन्होंने चंद्रगुप्त को अनेक नामों से पुकारा। क्या? चंद्रगुप्त जी को अनेक नामों से पुकारा। वो कौन कौन से नाम थे उनके बारे में हम जानेंगे किस प्रकार कि उस समय जो विद्वान थे मौर्य साम्राज्य के समय, स्ट्रैबो और जस्टिन दो विद्वान थे। इन्होंने चंद्रगुप्त जी को सेंडोकोटस, क्या इन दोनों ने यानी स्ट्रैबो और जस्टिन जी ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस के नाम से पुकारा। प्लूटार्क और एरियन ने इन्हें क्या? एंडोकोटस, क्या कहा था? एंडोकोटस। ये चीज आप याद करना कि देखो, स्ट्रैबो, जस्टिन, इन्होंने सेंडोकोटस, प्लूटार्क और एरियन, इन्होंने क्या? एंडोकोटस। ठीक है, तथा फिलार्कस कहा। क्या? ये चंद्रगुप्त जी के इन विद्वानों के द्वारा दिए गए नाम थे कि भाई, क्योंकि उस समय जो हमें रुद्रमदमन के अभिलेख में जो जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि मौर्य साम्राज्य की नींव क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जी ने रखी थी। लेकिन उस समय जो विद्वान थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जी को अलग अलग नामों से पुकारा। वो कौन कौन से नाम थे उनके बारे में हमने जाना भी। ठीक है, उन्होंने क्या क्या नाम चंद्रगुप्त मौर्य जी को दिए थे। लेकिन इन नामों की जो हमें पहचान मिली कि वाकई में ये चंद्रगुप्त जी के नाम थे या नहीं थे, इसकी जानकारी हमें किसने दी थी? तो वो थे विलियम जोन्स जी। क्या? विलियम जोन्स जी ने इन नामों को क्या नाम दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। उस समय हमें, यानी कि उस समय हमें जो जानकारी मिली वो ये मिली कि मौर्य साम्राज्य के समय जितने भी विद्वान थे, इन्होंने चंद्रगुप्त जी का नाम नहीं पता कि उस समय नाम क्या था। तो इन विद्वानों ने अपने अपने ग्रंथों में, अपनी अपनी पुस्तकों में चंद्रगुप्त जी को तरह तरह नामों से पुकारा, तरह तरह के, कि भाई स्ट्रैबो और जस्टिन ने तो सेंडोकोटस और प्लूटार्क, एरियन ने एंडोकोटस और फिलार्कस, ये इन्होंने कहा। इन नामों की जो पहचान हमें दी सबसे पहले, वो विलियम जोन्स जी ने इन नामों को, इन सभी नामों को चंद्रगुप्त मौर्य जी का नाम दिया। क्या? विलियम जोन्स जी ने
चंद्रगुप्त मौर्य जी का नाम दिया। दूसरी बात देखो, प्लूटार्क और जस्टिन क्या कहते हैं अपने ग्रंथों में कि प्लूटार्क और जस्टिन कौन, प्लूटार्क और जस्टिन क्या कहते हैं कि 6 लाख की सेना से इन्होंने भारत को रौंदा। इन्हीं से हमें यह जानकारी मिलती है विद्वानों से कि चंद्रगुप्त मौर्य जी की सेना में 6 लाख सैनिक थे और उन्होंने पूरे भारत को अपनी सेना के बल पर रौंद डाला था। ठीक है, अब महावंश, महावंश बौद्ध धर्म से संबंधित एक महावंश था। महावंश में क्या है, चाणक्य ने, ये महावंश के अनुसार जो हमें जानकारी मिलती है, किसके अनुसार, महावंश के अनुसार, महावंश के अनुसार हमें क्या जानकारी मिलती है उस समय की, वो जानकारी ये मिलती है कि महावंश जो हमें जानकारी देता है कि महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त यानी चाणक्य जी ने मौर्य को, चाणक्य जी ने किसको, मौर्य को जम्मू द्वीप का सम्राट बनाया था। महावंश के अनुसार हमें यह जानकारी मिली कि चाणक्य ने मौर्य को जम्मू द्वीप का सम्राट बनाया था। लेकिन उस समय एक विद्वान और थे, वो थे प्लिनी। प्लिनी ने क्या कहा, प्लिनी जी के अनुसार, प्लिनी जी की जो जानकारी है, प्लिनी जी की जो जानकारी है वो है इंडिका पर आधारित। इंडिका किनकी, इंडिका जो पुस्तक है वो मैग्निस जी की है, किसकी, मैग्निस। तो ये जो इनकी जानकारी है ना वो इंडिका पर आधारित है। इन्होंने क्या कहा था, यानी इंडिका में जो जानकारी है वो प्लिनी जी ने जानकारी दी कि मगध, मगध की सीमा सिंधु नदी से सौराष्ट्र तक थी। इनने जो जानकारी जो वो इंडिका पर आधारित और इंडिका थी मैग्निस जी की। इन्होंने उस समय इसका अध्ययन किया होगा, उसके अध्ययन के बाद इन्हें जो जानकारी निकल के आई वो ये निकल के आई कि मगध यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो मगध, मगध की सीमा से लेकर सिंधु नदी से सौराष्ट्र तक। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य और बैक्टीरिया के शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य और इनका जो प्रतिद्वंदी शासक था उस समय का, इनका समकालीन शासक था वो थे बैक्टीरिया के सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर। क्या थे, बैक्टीरिया एक जगह है, उनके थे सेल्यूकस निकेटर। ये कौन थे, ये सेल्यूकस निकेटर जो निकेटर हैं ये सेनापति थे सम्राट सिकंदर के। ये उनके सेनापति थे जब सम्राट सिकंदर भारत विश्व विजेता बनने की ख्वाहिश से यहां से वापस लौटे, उस समय के भारत से जब वापस लौटे तो इन्होंने अपने जो जो उन्होंने राज्य कब्जाए थे उन पर एक सेनापति नियुक्त कर दिए। तो ये बैक्टीरिया के शासक बन गए सेल्यूकस निकेटर। इनके बीच में और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में क्या हुआ था, 304 और 5 ईसा पूर्व, 304 और 305 इंपॉर्टेंट चीज उस समय की कि 304 और 305 ईसा पूर्व पंजाब और सिंध के लिए, पंजाब और सिंध के लिए इन दोनों में युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद इन दोनों में फिर संधि हो गई। जब इनों में संधि हो गई तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना, उनकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। जब चंद्रगुप्त मौर्य जी से उनकी शादी हुई तो शादी के उपहार स्वरूप, शादी के उपहार स्वरूप दहेज में, यानी दहेज, तो इन्हें क्या सेल्यूकस ने 4 प्रांत दिए थे, 4 प्रांत इनको दिए थे। वो प्रांत कौन कौन से थे, एरिया, अराकोसिया, जोडोसिया, पेरिपेमिसिदाई, पेरिपेमिसदाई, पेरिपेमिसदाई। ये क्या थे, सेल्यूकस जी के अनुसार दिए हुए 4 प्रांत थे जो कि बैक्टीरियाई भाषा में इनके नाम हैं। लेकिन अब हिंदुस्तानी भाषा की बात करते हैं। हिंदुस्तानी भाषा के अनुसार इनकी जानकारी लेते तो वो हिंदुस्तानी भाषा में वो क्या क्या नाम थे, काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। इन्हें दहेज स्वरूप मिल गए। यानी बैक्टीरियाई यानी यूनानी भाषा के अनुसार, बैक्टीरियाई यूनानी भाषा के अनुसार ये 4 प्रांतों के नाम हैं। लेकिन हिंदुस्तानों के अनुसार
काबुल, कंधार, मकरान और हेरात इन्हें दहेज में मिल गए, एक तरह से उपहार स्वरूप शादी के उपलक्ष्य में। ठीक है, मौर्य और सेल्यूकस जी के बीच में एक सीमा निर्धारित हो गई कि भाई ये मौर्य सम्राट की सीमा और ये सेल्यूकस जी की सीमा। तो वो सीमा, उस सीमा का नाम क्या था? उस सीमा का नाम था हिंदू कुश। क्या था? उस सीमा का नाम हिंदू कुश था, जो उस समय एक बॉर्डर बना दिया गया था। ठीक है, सेल्यूकस जी ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक राजदूत भेजा था। उस राजदूत का नाम था मैगनेस्तेज। क्या? सेल्यूकस जी ने क्या भेजा था? एक राजदूत जिनका नाम था मैगस्थनीज, जो मौर्य दरबार में आए थे। ये मौर्य दरबार में आए थे, लेकिन इनमें एक चीज और, अगर इनका समय देखा जाए तो देखो सेल्यूकस जी के और मौर्य के बीच में जो लड़ाई हुई थी 405 3 से 4 और 5 में जो हुई, उसी के बाद में सेल्यूकस जी 304 ईस्वी से 399 ईस्वी के मध्य इनके दरबार में रहे थे। ठीक है, अब हम जो बात करते हैं इनकी जाति की, ये तो हमें जानकारी मिली कि मौर्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य जी ने किन किन संघर्षों से ये मौर्य वंश की स्थापना करी थी और उन्हें किन किन नामों से जाना जाता था। ये हमने उन चीजों के बारे में जाना। अब बात करते हैं उनकी जाति के बारे में कि भाई उनकी जाति की जो उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है, और वो मतभेद बहुत सारे हैं। कोई इन्हें शूद्र कहता है, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय है। तो उनके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे विद्वान थे जो चंद्रगुप्त जी को अलग अलग जाति से उत्पत्ति मानते हैं। जैसे जाति से संबंधित मतभेद, क्या जाति से संबंधित मतभेद, पुराणों में मौर्य को क्या बोला गया है? पुराणों में बोला गया ना शूद्र। भाई पुराणों में तो चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बोला गया है। और विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में, क्या विशाखदत्त विद्वान थे, उन्होंने लिखी थी पुस्तक मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त जी को क्या बोला गया? वर्सल। ये जो वर्सल हैं ये कौन थे? शूद्र वंश से उत्पन्न। क्या? शूद्र वंश से उत्पन्न। यानी विशाखदत्त जी की मुद्रा राक्षस पुस्तक जो है, ग्रंथ जो है, वो भी यही जानकारी देता है। लेकिन मुद्रा राक्षस के टीकाकार, इन्होंने तो देखो मुद्रा, विशाखदत्त जी ने तो मुद्रा राक्षस लिखी थी, लेकिन उसके एक टीकाकार और थे। वो टीकाकार कौन थे मुद्रा राक्षस के? ये ढूंढो राज। ये भी क्या कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को? ये शूद्र कहते हैं। अब ये तो हो गई शूद्र की बातें कि भाई पुराण विशाखदत्त जी के मुद्रा राक्षस और मुद्रा राक्षस के टीकाकार ढूंढो राज, इन्हें शूद्र कहते हैं। ठीक है, अब इसकी जो जानकारी है मुद्रा राक्षस के जो टीकाकार हैं, इसकी जो जानकारी है मुद्रा राक्षस, वो क्या है कि एक राजा थे स्वार्थ सिद्ध। क्या? स्वार्थ सिद्ध राजा थे। इनकी दो रानियां थी। स्वार्थ सिद्ध राजा के दो रानियां थी। वो रानियां कौन कौन सी थी? एक रानी का नाम था सुनंदा और एक रानी का नाम था मोरा। सुनंदा जी के क्या थे? 9 पुत्र थे जो नंद कहलाए जाते थे। क्या? सुनंदा जी के 9 पुत्र थे जो नंद कहे जाते थे। लेकिन मोरा के सिर्फ एक पुत्र था जिसका नाम मौर्य पड़ा। मोरा शूद्र थी। क्या? मोरा जो रानी थी वो शूद्र थी। उनका पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया। इनका एक ही पुत्र था मोरा का, जो कि आने वाले समय में चंद्रगुप्त मौर्य कहलाए, क्योंकि एक ही था। अब बातें करें विष्णु पुराण की, हमें क्या जानकारी देते हैं इनके बारे में? तो विष्णु पुराण है किनके? श्रीधर स्वामी। विष्णु पुराण के जो लेखक हैं वो श्रीधर स्वामी हैं। उन्होंने क्या कहा, जो लिखते हैं विष्णु पुराण में, लिखते हैं श्रीधर स्वामी कि नंद जी की पत्नी जो मोरा थी, मोरा, ये विष्णु स्वामी भी लिखते हैं कि क्या कहें, श्रीधर स्वामी विष्णु पुराण में लिखते हैं कि इनमें नंद की पत्नी थी मोरा। ये भी यही जानकारी देते हैं कि नंद की पत्नी थी मोरा। ठीक है, अब देखो व्रत कथा मंजूरी
और कथा सरित सागर, इनमें क्या कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य जी को? कुलीन शब्द। चंद्रगुप्त जी के लिए कुलीन शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो विरत कथा मंजूरी और कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त जी के लिए कुलीन शब्द का प्रयोग किया गया है। बौद्ध साहित्य में मौर्य को क्षत्रिय कुल का, क्या? बौद्ध साहित्य में मौर्य को क्षत्रिय कुल का, और दिव्य विधान में, अब देखो और आने वाले समय की अगर बात करें तो ये बौद्ध साहित्य मौर्य को क्षत्रिय कुल का तो बताते हैं, लेकिन दिव्य वदान में क्या है कि अब मौर्य की बात नहीं है। दिव्य वदान जो हमें जानकारी देता है, इनकी जाति के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि दिव्य वदान में अशोक और बिंदुसार को क्षत्रिय कहा गया। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के जो पुत्र थे वो अशोक थे। जब इन्हें अगर क्षत्रिय कहा गया है दिव्य वदान में, तो जाहिर सी बात है चंद्रगुप्त मौर्य को भी क्षत्रिय कहा गया होगा। तो ये जो जानकारी देते इसी में है कि अगर ये क्षत्रिय हैं तो वो भी क्षत्रिय थे। आगे जो जानकारी हम लेते हैं वो है महावंश में। महावंश में इन्हें शाक्य क्षत्रिय वंश का कहा है, यानी महावंश में भी इन्हें शाक्य क्षत्रिय वंश का कहा गया है। महापरिनिबंसुत में क्या कहा गया है? पीपली वन के मौर्य क्षत्रिय थे। इनकी जाति के हम जो अभी जो जानकारी ले रहे हैं वो जाति के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे ग्रंथ, ऐसे साहित्य हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य जी को शूद्र, क्षत्रिय और तरह तरह के बारे में हमें जानकारी देते हैं। ठीक है, पीपली वन में भी मौर्य को क्षत्रिय कहा गया, किसमें कहा गया? महापरिनिबंसुत में। ठीक है, परिशिष्ट पर्वन, क्या ये जैन साहित्य से संबंधित है। परिशिष्ट पर्वन में क्या कहा गया है कि इनके पिता मोर पालने वाले गांव के प्रधान थे। क्या? मोर पालने वाले गांव के प्रधान थे। तो इनका कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि मोर पालते थे, प्रधान थे गांव के, तो इसलिए मौर्य पड़ा। ये जानकारी कौन? परिशिष्ट पर्वन। जस्टिन क्या कहते हैं? जस्टिन जो है ये विदेशी हैं, विदेशी विद्वान है, ये भी चंद्रगुप्त मौर्य जी को निम्न कुल का बताते हैं। जस्टिन भी इन्हें निम्न कुल का बताते हैं। ये जो मैंने आपको जानकारी दी तो मेरे प्यारे साथी, वो जानकारी थी चंद्रगुप्त जी के वंश के उत्पत्ति के बारे में कि भाई आखिर ये थे कौन से वंश के। बहुत सारे साहित्य हैं जो इन्हें अलग अलग नामों से अलग अलग वंश की उत्पत्ति के बारे में हमें जानकारी देते हैं। चंद्रगुप्त जी की विजय की बात करते हैं कि चंद्रगुप्त जी की विजय किसमें ज्यादा जानकारी मिलेगी, तो वो है अर्थशास्त्र के अनुसार। क्या? अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य जी के सेना में क्या कौन कौन थे? चोर, मलेच्छ और आटविक लोग थे। इनकी जो सेना थी वो चोर, मलेच्छ और आटविक लोगों थे। ये जानकारी अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में जानकारी मिलती है कि भाई उनकी सेना में ये लोग थे और इन्हीं से उन्होंने विजय, संघर्ष जो इन्होंने करा था उनमें विजय प्राप्त करी थी। वो तो सेना कौन थी? वो इन लोगों की थी। जस्टिन ये विदेशी हैं, ये फिर वही विदेशी विद्वान है, ये कहते हैं डाकुओं का समूह। ये चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का समूह कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 317 ईसा पूर्व में अंतिम 317 ईसा पूर्व अंतिम यूनानी शासक यूडेमेकस, कौन सा? यूडेमेकस को भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। 317 में इन्होंने एक युद्ध करा था। युद्ध का मतलब यह है कि इन्होंने जो युद्ध किया था वो 317 ईसा पूर्व में किया था। इसमें कौन था वो यूनानी शासक? यूडेमेकस को इन्होंने भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। मौर्यों का साम्राज्य जो था, मौर्यों का साम्राज्य उत्तरी ईरान से लेकर, क्या? उत्तरी ईरान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक, पूर्व में सौराष्ट्र और पश्चिम में
मगध तक था। उनकी राजधानी क्या थी? उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। इन्होंने पुत्र के पक्ष में, इन्होंने अपने पुत्र के पक्ष में, यानी पुत्र के लिए अपना सिंहासन छोड़ दिया। पुत्र के लिए इन्होंने सिंहासन छोड़ दिया। भद्रबाहु, जो जैन आचार्य थे भद्रबाहु, इन्होंने इन्हें जैन धर्म में दीक्षित किया। ठीक है, इन्होंने जैन धर्म में दीक्षित किया था और ये जैन धर्म इन्होंने अपना लिया। जैन धर्म इन्होंने अपनाने के बाद ये दक्षिण में श्रवणबेलागोला में, बेलगोला यानी स्थान था, वहां पर सल्लेखन विधि से चंदनगिरी पर्वत पर इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। क्या? सल्लेखन विधि के द्वारा चंदनगिरी पर्वत पर, ठीक है जी, प्राण त्याग दिए, प्राण त्याग दिए। अब जो बात करते हैं वो करते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, क्योंकि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जी के साथ दो ही ऐसे विद्वान थे जो उनके बारे में हमें सबसे ज्यादा जानकारी देते हैं। वो कौन कौन से? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, क्योंकि कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ थे। दूसरा मेगनिस्तीज, जो कि इनके दरबार में राजदूत थे, जो इनके दरबार में आए थे। उनकी इंडिका हमें चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में ज्यादा विस्तार से जानकारी देती हैं। तो अब अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य जी का नाम क्या क्या मिलता हमें? विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य, यानी इन्हें तीन नामों से जाना जाता है। इनकी जो रचना है ना, वो अर्थशास्त्र जो है किस भाषा में है? इसकी रचना संस्कृत में की थी इन्होंने। क्या? इन्होंने इसकी रचना संस्कृत में की। पुराणों में इन्हें क्या कहा जाता है कौटिल्य जी को? भाई पुराणों में हमें, अभी तक जो हम बातें कर रहे थे वो चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में, लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो उनके जो मंत्री थे, जो उनके सबसे लोकप्रिय उनके गुरु थे, वो थे चाणक्य। अब थोड़ी सी जानकारी उनके बारे में कि भाई कौटिल्य जी को किन किन नामों से जाना जाता था, क्योंकि वो इनके बहुत बड़े सपोर्टर थे। ठीक है, तो इन्हें पुराणों में क्या कहते थे? द्विज प्रभम, द्विज सब, द्विजर सब। क्या? द्विजर सब, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। पुराणों में इन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया था। इन्हें भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। क्या? यानी चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। जो अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक और लोक प्रशासन पर लिखा गया है। क्या? राजनीतिक और लोक प्रशासन पर लिखा गया है। इसमें क्या है? 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 6000 श्लोक, 6000 श्लोक हैं, और यह गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। यानी कि अर्थशास्त्र जो है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। इसकी जो भाषा की अगर हम बात करें कि भाई इसकी भाषा किस प्रकार की थी, तो इसकी जो शैली थी, भाषा थी, वो महाभारत शैली कहते हैं। इसकी जो शैली को हम महाभारत शैली कहते हैं। अब बात करेंगे, अब हम जानेंगे मेगस्थनीज के बारे में। मेगस्थनीज कौन थे? मेगस्थनीज एक राजदूत थे जो कि सेल्यूकस के राजदूत थे। ठीक है, बैक्टीरिया के जो राजा थे सेल्यूकस, उनके राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आए थे? 304 से 399 ईसा पूर्व के मध्य में। इनकी पुस्तक कौन सी है? इंडिका। इन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडिका। इंडिका में क्या जानकारी है? मौर्य प्रशासन। इंडिका में जो जानकारी है वो है मौर्य प्रशासन। भाई मौर्य प्रशासन किस प्रकार करते थे, और महिला अंगरक्षकों की। इंडिका जो हमें जानकारी देती है वो ये देती है कि इंडिका में है मौर्य प्रशासन की बातें, महिला अंगरक्षकों की बातें, और पाटलिपुत्र की जो तुलना करते हैं ना ये सूसा और एक बताना, बैक्टीरिया में उस समय जो बहुत बड़े शहर थे सूसा और एक बताना, ये पाटलिपुत्र की तुलना उनसे करते हैं। ठीक है, भूमि की
उर्वरकता, भूमि की उपजाऊता के बारे में। और कानून है ना लिखित रूप में नहीं है, कानून लिखित रूप में नहीं है। और बिना मक्खियों के शहद तैयार किया जाता था। मौर्य साम्राज्य में बिना मक्खियों के शहद तैयार किया जाता था। और कुछ चींटियों का उल्लेख है कि उनकी खाल चीता जैसी मजबूत थी। कैसी? चींटियों का जो उल्लेख है वो है कि उनकी खाल जो थी वो चीते के जैसी थी। उन चींटियों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो सोना खोदने के लिए, खानों में सोना खोदने में इन चींटियों का प्रयोग किया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य में एक चीज और थी, साम्राज्य में लेखन कला का अभाव था। ये जानकारी कौन देता हमें? ये जानकारी भी हमें इंडिका देती है। और चावलों के महत्व के बारे में इसमें जानकारी, मदिरा के प्रयोग के बारे में, इसमें मदिरा के सेवन के बारे में भी इंडिका से हमें जानकारी मिलती है। और यज्ञ और शवों के ऊपर ये छोटी छोटी समाधियों के बारे में भी जानकारी हमें इंडिका से ही मिलती है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो मैंने आपको जानकारी दी थी, ये चंद्रगुप्त जी ने किस प्रकार मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, किनसे उन्होंने संघर्ष किया, कौन कौन से ऐसे साहित्य या ग्रंथ थे जिनमें इनकी उत्पत्ति को लेकर जो मतभेद हैं उनके बारे में, और उनके जो समकालीन थे, उनके जो थे मैग्नीज और चाणक्य जी, उनका अर्थशास्त्र और इनकी इंडिका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें क्या जानकारी देते हैं उनके बारे में हमने जाना। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ज्यादा जो मैंने आपको बताया है, इनसे ज्यादा पेपरों में कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो भी प्रश्न बनेंगे इसी से संबंधित बनेंगे, ठीक है। और इससे अधिक जानकारी के लिए मैं आने वाली वीडियो में आपको जानकारी दूंगा, ठीक, मौर्य साम्राज्य के बारे में। वो हमारा टॉपिक 2 होगा। और भाई मेरी वीडियो मेरे प्यारे साथियों अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप पर आसानी से आप तक पहुंच जाए। और मेरी पिछली वीडियो के बारे में जानकारी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर आप वीडियो की जानकारी अच्छी तरह ले सकते हैं। धन्यवाद।